6 अगस्त 1945 का दिन जापान के लिए एक दिल दिलाने वाला दिन था। हिरोशिमा वो जापान का एक शहर है। वहाँ सुबह का आगाज अपने माहौल के मुताबिक होता है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ होते हैं कि अचानक ठीक 8:15 पर आसमान में एक B-29 बम्पर नमूदार होता है। लोग अभी उसकी तरफ मुतवज्जह ही होते हैं कि एक चमक बिजली से भी तेज उनकी आंखों को दिखाई देती है। ठीक अगले ही लम्हे में एक जबरदस्त धमाका होता है और हिरोशिमा पल भर में राख में तब्दील हो जाता है। तकरीबन 80,000 जिंदगियां बिना किसी खबर के हमेशा के लिए खामोश हो जाती। जो कुछ भी हुआ वो बस हिरोशिमा तक महदूद नहीं था। सवाल ये था कि आखिर इतना बड़ा कत्लेआम किसने किया? किसने हथियार बनाए जो एक शहर को सिर्फ चंद सेकंड में मिटा? किसने ये फैसला किया कि जंग में जीत के लिए इंसानियत कुर्बान की जा सकती है? इन्हीं सवालों को जवाब ढूंढने के लिए आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ब्लॉग बाय बात। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. ये वो हथियार था जो किसी आम मुल्क के पास नहीं, ये था दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर के हाथ में और उसका नाम था अमेरिका। लेकिन ये सब कुछ अंजाम था। इस तबाही की असली कहानी तो उस वक्त शुरू हुई थी जब दुनिया एक और जंग में खींच ली गई। साल था 1939। यूरोप में हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके आग लगा दी। आग से यूरोप तक महदूद नहीं रही, उसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। एक तरफ से जर्मनी, इटली और जापान और दूसरी तरफ से ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और चाइना। अमेरिका ने शुरू में इस जंग से दूर रहने का फैसला किया। उनका कहना था कि ये यूरोप और एशिया का मसला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। President Roosevelt announced his administration's intention of taking a more active but still cautious role in affairs outside our own country. लेकिन दूसरी तरफ जापान अपना दायरा बढ़ाता जा रहा था। वो सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा था, वो एशिया पर राज का ख्वाब देख रहा था। वियतनाम, कैम्बोडिया, लाओस और चाइना के कई हिस्सों पर उसका कब्जा हो चुका था। बाहर से वो कहता था कि एशिया सिर्फ एशिया वालों का है, लेकिन असल में वो भी एक आलमी कुव्वत बन गया था जो हर मुल्क से जमीन और रिसोर्सेस ले रहा था, जैसे ब्रिटेन ने कभी इंडिया पर किया था। ये सब देखकर अमेरिका ने चुपचाप उसका रास्ता रोकना शुरू किया। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, टेलीफोन, लोहे और कॉपर का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया। जापान ने इस बात को नफरत का सिग्नल समझा और उनका कहना था कि अगर हम रुक गए तो हम गिर जाएंगे। और फिर उन्होंने एक फैसला किया। अमेरिका को पहला झटका दिया गया, वो भी बिना बताए। 7 दिसंबर 1941 उस सुबह सवेरे जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर एक अचानक हमला कर दिया। 2000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर उसी वक्त मारे गए। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक चैलेंज था और उस दिन उन्होंने भी जंग में बाकायदा उतरने का फैसला कर लिया। The unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. 1945 तक जर्मनी ने हिफाजती दीवारें गिरा दी। हिटलर अपनी बंकर में खुदकुशी कर चुका था और यूरोप में जंग का सिलसिला खत्म हो गया। मगर जापान ने अब भी हार मानने से इनकार कर दिया। हर एक दिन के साथ वो जिद्दी होता जा रहा था। अमेरिका ने ग्राउंड पर इन्वेड करने का प्लान बनाया और ओकिनावा का मैदान जंग का एक खौफनाक मंजर बन गया। बैटल ऑफ ओकिनावा, एक ऐसी लड़ाई जो दोनों तरफ के लिए खौफ का नया पैगाम बन गई। सिर्फ एक बैटल में 12,000 अमेरिकन सोल्जर शहीद हुए, जबकि जापान की तरफ से 1,10,000 लोग मारे गए। मगर सबसे हैरानकुन बात ये थी कि इन लॉसेस के बावजूद जापान फिर भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था। जापान में पेट्रोटिज्म अपने एक्सट्रीम पर था। कमिकेज पायलट तो जानबूझकर अपने प्लेन्स को दुश्मन शिप से टकरा देते थे। रोज निकलते उन्हें बचपन से ये सिखाया गया था कि वतन के लिए मरना सबसे बड़ी इज्जत है। बच्चों को हाथ में बॉम्ब देकर टैंक के नीचे भेजना, लोगों को सुसाइड स्पॉट में भरना, ये सब कुछ आम था। एम्परर हिरोहितो को लोग इंसान नहीं खुदा का पैगाम समझते थे। जो लोग सरेंडर करते उसे गद्दार कहा जाता और अक्सर मार दिया जाता। अमेरिका ने जब ये सब देखा
तो उन्हें समझ आ गया कि ग्राउंड जापान को आना मुमकिन नहीं होगा। अगर वो इन्वेजन करते तो लाखों लोगों की जान जाती, और सिर्फ सोल्जर नहीं, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, सब। इसी दौरान अमेरिका का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट अपने आखिरी मोड़ पर, मंताहन प्रोजेक्ट। साइंटिस्ट एक ऐसे हथियार पर काम कर रहे थे जो तारीख में पहली दफा बनाया जा रहा था, एक ऐसा बॉम्ब जो शहर को पल भर में मिटा सकता था। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में इस बॉम्ब का पहला सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। जमीन लरज उठी, आसमान चमक उठा और दुनिया ने एक नया दौर का आगाज देखा। अब फैसला अमेरिका के नए प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन के हाथ में था। वो चाहते थे कि जापान एक मौका पाए, एक आखिरी वार्निंग। 26 जुलाई को अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना ने जापान को एक फाइनल मैसेज भेजा, सरेंडर करो वरना ऐसी तबाही होगी जो कभी नहीं देखी। मगर जापान की लीडरशिप ये सब वार्निंग भी हवा में उड़ा दी। और फिर आई वो सुबह जिसने हिरोशिमा को नहीं, पूरी इंसानियत को हिला कर रख दिया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में इंसानियत का सबसे बड़ा जख्म उतारा गया। आसमान में एक अमेरिकन B-29 बॉम्ब उतरा और चंद ही लम्हों में शहर पर एक ऐसे बॉम्ब गिरा दिया गया जिसका तस्वुर तक किसी ने नहीं किया था। उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। एक पल में आसमान रोशन हो गया, उससे पूरा सूरज शहर के ऊपर गिर गया। हर चेहरा रोशनी में चुंदिया गया और अगले ही लम्हे सब कुछ जलकर राख हो गया। हर तरफ आग थी, हवा में जले हुए इंसानों की बू थी और लोग जिंदा तो थे लेकिन पहचानने से दूर हो चुके थे। किसी का जिस्म आधा जल चुका था, किसी की आंखें रोशनी से हमेशा के लिए चली गई थी। जिन लोगों ने चमक के वक्त दीवार के साये में पनाह ली, उनके जिस्म की परछाइयां पत्थर पर जलकर रह गई, जैसे किसी वजूद सिर्फ एक धार बनकर पत्थर में कैद हो गया हो। आसमान से बारिश हुई लेकिन ये पानी नहीं था, काली चिपचिपी जहरीली बूंदें थी तो जिस्मों को मजीद जला रही। हिरोशिमा एक शहर नहीं, अब एक जिंदा कब्र बन चुका था। लेकिन जापान ने फिर भी सरेंडर नहीं किया। कुबा ने इस तबाही को एक हादसा कहकर टाल दिया। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक बॉम्ब था और अमेरिका के पास शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने आर्मी की मीटिंग तक नहीं बुलाई, मगर अमेरिका ने फैसला कर लिया था कि अगर एक बॉम्ब ने काम नहीं किया तो दूसरा जरूर करेंगे। Well, I thought it was a blessing. I thought it could be used and made a blessing. I never worried about it being a curse. I wanted a weapon that could win the war, and it did. That's what I was interested in. सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा बॉम्ब गिरा। इस बार निशाना था नागासाकी। बॉम्ब का नाम था फैटमैन। हिरोशिमा के मुकाबले में कुछ लोगों को पहले से वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन तबाही फिर भी रुकी नहीं। 40,000 लोग फौरन जान से गए। शहर का एक हिस्सा मिट गया और जो जिंदा बचे वो जिंदगी भर के लिए अधूरे रह गए। अब तक लगभग 2 लाख लोग मर चुके थे और इनमें से ज्यादातर आम लोग थे। न मिलिट्री, न फौज, न अफसरान, सिर्फ माँ बाप, बच्चे, बुजुर्ग, वो लोग जो जंग नहीं लड़ रहे थे लेकिन फिर भी जंग का शिकार बन गए। इसके बाद जापान की हुकूमत में भी दरार पड़ गई। सुप्रीम काउंसिल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। आधे लोग सरेंडर के हक में थे, आधे लोग अब भी लड़ना चाहते थे। आखिरी फैसला एम्परर हिरोहितो ने किया। उन्होंने कहा कि एक और बॉम्ब का बोझ जापान नहीं उठा सकता। साथ ही सोवियत यूनियन ने भी जापान ऑक्युपाइड टेरिटरीज पर हमला कर दिया। अब एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रशिया और बीच में जापान। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आखिरकार हार मान ली। दुनिया की सबसे खूनी जंग अपना अंजाम दे चुकी थी, मगर जंग खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि उसकी असरात अभी खत्म हो गए। जापान ने सिर्फ हार चुका था बल्कि मुकम्मल तौर पर टूट गया था। एलाइड फोर्सेस ने मुल्क का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। 1952 तक गैर मुल्की हुकूमत का निजाम चला। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, डेमोक्रेसी का आगाज हुआ और एम्परर सिर्फ एक नाम रह गया। मगर निजाम बदलने से जख्म नहीं पड़ते। हिरोशिमा और नागासाकी में सिर्फ शहर नहीं जले थे, नस्लें चली थी। रेडिएशन ने जिस्म भी बिगाड़े, तकदीरें भी। हजारों लोग कैंसर, लाइलाज बीमारियां और पैदाइशी मसाइल का शिकार बन गए। मगर वक्त ने इन शहरों को दोबारा उठते भी देखा। आज अगर कोई वहां जाए तो तसव्वुर भी मुश्किल है कि कभी यहाँ दुनिया का पहला एटम बम गिरा था। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में अटक रहा है, क्या ये सब कुछ वाकई जरूरी था? अमेरिका का कहना था कि अगर बम नहीं गिराते तो ग्राउंड इन्वेजन में लाखों लोग मारे जाते, मगर क्या 2 लाख बेकसूर लोगों की कुर्बानी सिर्फ स्ट्रेटेजी का हिस्सा था? क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर सिर्फ ताकत दिखानी थी तो किसी सुनसान मिलिट्री आइलैंड पर गिरा देते। हिरोशिमा और नागासाकी में सिर्फ लोग थे, वो लोग जो जंग नहीं लड़ रहे थे, सिर्फ जी रहे थे। कुछ लोग मानते हैं कि ये बम जापान के लिए नहीं, रशिया के लिए था, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि अमेरिका क्या कर सकता है। कि आज सिर्फ अमेरिका ही एक मुल्क है जिसने एटम बम का असल इस्तेमाल किया, वो भी 2 मरतबा। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, ये इंसानियत के उस मोड़ की कहानी है जहाँ इंसान ने पहली दफा खुद को खत्म करने की सलाहियत हासिल। न्यूयॉर्क जीत की निशानी नहीं, एक ऐसी मोहर है जो हर निजाम, हर धरती और हर जमीर को हिला सकती है। उम्मीद ये है कि दुनिया ने इस कहानी से कुछ सीखा हो, वरना दोबारा कोई हिरोशिमा दूर नहीं।
अगर आप समझते हैं कि तारीख के ऐसे सच जो अक्सर छुपाए जाते हैं उन्हें सामने लाना जरूरी है तो अपना फीडबैक जरूर दें। कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें, वीडियो के लिए लाइक करें और ब्लॉग बाय क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के मजीद हकीकी टॉपिक्स के साथ हम दोबारा लौटेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।